बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। जंगबंदी होते ही इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया। एडिशनल सेशन जज समेत 13 अफराद शहीद कर दिए गए। वजीर आजम बताएं अब क्या करना है। इस्लामाबाद हमले के बावजूद इमरान खान और समीउल हक जंगबंदी पर खुश भी हैं और मुतमईन भी। ये लीडर तालिबान से मुस्तफीद हैं या किसी मुगालते का शिकार। स्वात ऑपरेशन करने वाले वजीर आजम को हुकूमत जाने के बाद बेटे के इगवा का सदमा झेलना पड़ा। क्या नवाज शरीफ इस अंजाम से खौफजदा हैं? पाकिस्तान को भारत से जीते हुए 24 घंटे गुजर गए, खुशी अभी तक गई नहीं। कराची में एक दिन पानी एक दिन नागा सिस्टम शुरू। बदअमनी के मारे पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। कराची करबला बनने जा रहा है। आज सुबह 9 बजे करोड़ों पाकिस्तानियों की दो खुशफहमियों को इस्लामाबाद में मिनटों के अंदर अंदर दूर करके रख दिया गया। एक खुशफहमी तालिबान की तरफ से 30 रोजा जंगबंदी के ऐलान से पैदा हुई। दूसरी खुशफहमी वफाकी वज़ीर दाखिला के इस दावे से जन्म ले उठी थी कि इस्लामाबाद एक महफूज तरीन शहर है। चौधरी निसार अली खान ने यह दावा बतौर एहतजाज किया था। हुआ यह था कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को वजारत दाखिला ने ब्रीफिंग दी थी कि इस्लामाबाद लश्कर जंगी, तहरीक तालिबान, अलकायदा जैसी कलअदम तंजीमों की महफूज तरीन आमाजगाह बन चुका है। इस ब्रीफिंग की खबर नशर होने के बाद चौधरी निसार अली खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और दावा किया कि वजारत दाखिला की यह ब्रीफिंग उमूमी नौयत की थी क्योंकि इस्लामाबाद एक महफूज तरीन शहर है। पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि इस्लामाबाद एक महफूज शहर है। आज शिद्दत पसंदों ने इस्लामाबाद की कचहरी पर धावा बोला। एडिशनल सेशन जज रफाकत आवान और एक नौजवान खातून वकील फिजा मलिक समेत 11 अफराद शहीद कर दिए गए। यह कार्रवाई शिद्दत पसंदों की तरफ से छापामार कार्रवाई थी जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई। बिला तमीज जो सामने आया उसको गोली मार दी गई। एक इत्तला के मुताबिक एडिशनल सेशन जज रफाकत अली को एक हमलावर ने कलमा पढ़वाकर गोली मारी और जब हमलावर मगलूब हो गए तो दो ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। अभी तक यह तय नहीं हो सका कि हमलावर कितने थे। इस छापामार कार्रवाई के बाद सवालात का एक तूफान खड़ा है। पहला सवाल वफाकी वज़ीर दाखिला से कि इस्लामाबाद किस तरह का महफूज शहर है। ये शहर तो अमीरान सल्तनत का शहर है। अगर ये महफूज नहीं तो कराची, लाहौर का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मगर जो मुंह में जुबान और लहजों में हुक्म रखते हैं उनकी शान सलामत के उज़र भी बड़े और जवाब भी बहुत। सिक्योरिटी जबान से कहनी आसान है और इसको इंप्लीमेंट किया जाए, इसके बड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद वाज द सॉफ्टेस्ट टारगेट। इससे बड़ी सॉफ्ट टारगेट शायद कोई ना हो क्योंकि वो हर तरफ से खुली है। 2010 पाकिस्तान की तारीख से के खूनी तरीन साल थे। मैं रिकॉर्ड नहीं आपके सामने नहीं रखना चाहता। चौधरी निसार अली खान के बेवजन दलाइल और दहशतगर्दी पर सियासत ना करने का कहकर भी सियासत करने की उनकी अदा पर एक जवाब फर्ज किफाया है जो मैं ही अदा किए देता हूं कि माजी में दहशतगर्दी के वो हवाले देकर पीपल्स पार्टी के जो ख्वाब चटाना चाह रहे हैं, इस जमात को 11 मई को कौम ने अपने वोट के जरिए इंतकाम का निशाना बना दिया है। अब उनकी यानी चौधरी निसार साहब और उनकी जमात की बारी है कि वो कुछ करके दिखाएं। पीपल्स पार्टी को उसके माजी के हवाले ना दें, वो बताएं कि उनके पास 33 कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारों की अफरादी कुव्वत हासिल है जिनकी तादाद 6 लाख से ज्यादा है। सिर्फ पुलिस पर सालाना 155 अरब रुपए से जायद खर्च किए जाते हैं। खुफिया इदारे 26 हैं, फिर भी इस्लामाबाद महफूज क्यों नहीं? एक सवाल वजीर आजम से कि यह कैसी ख्वाहिश अमन है जिसकी आबियारी शहरियों के खून नाहक से की जा रही है? ये कैसी जंगबंदी है जिसकी उम्र चंद घंटों से ज्यादा नहीं होती? 9 सितंबर को एपीसी हुई, मुज़ाकरात की बात चली। 15 सितंबर को मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी शहीद कर दिए गए। 22 सितंबर को पेशावर चर्च पर हमला हुआ। इसी रोज वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल के मुज़ाकरात में आगे बढ़ने से कासिर हैं। 1 नवंबर को ड्रोन हमला और हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत। 24 नवंबर को फिर हुकूमत राब्ते बढ़ाने पर उतर आई, मगर 18 दिसंबर को मीरान शाह में नमाज पढ़ते फौजी पर हमला और अब कल जंगबंदी का ऐलान और ताज़ा तरीन छापामार कार्रवाई इस्लामाबाद में। तालिबान खुद को बरी ज़िम्मा कहते हैं। एहरारुल हिंद जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, यानी तमाम शिद्दत पसंदों पर तालिबान का कंट्रोल नहीं। तो फिर तालिबान से जंगबंदी के मानी क्या है? और आज की दहशतगर्दी के बाद वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात किस मर्ज की दवा साबित होगी? कुछ खबर ही नहीं।
फैसले हुए भी हैं तो पोशीदा रखे गए हैं, मगर क्यों? इस पर बात होगी। हमारे साथ मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जिया निगार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब, हम तो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन ये कैसी जंगबंदी है? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ उसामा आपसे। बिल्कुल ये जो मिसप्लेस्ड खुशी थी और ये किसी का ये अज्यूम कर लेना कि चूंकि अब जंगबंदी का ऐलान हो गया है, तो मेरा तो ये कहना था उसी शाम को कि अब कल से पाकिस्तान को और दुगना होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसा कवर मिल गया दोनों अतराफ को, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्द हैं उनको, तहरीक तालिबान है पाकिस्तान को, कि वो अगर ये किसी को और को कुछ कर भी जाएं और किसी और का नाम ले दें तो उससे भी कुछ बईद नहीं कि इस किस्म की हरकत भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दो चीज़ें बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। एक तो ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक वाहिद ग्रुप और अम्ब्रेला ग्रुप ऐसा नहीं है कि उनका कंट्रोल कुछ लोगों पे हो, वो जाहिर है साफ वाज़ेह होता है कि ये कंट्रोल नहीं है। नंबर दो, जो हमारे अंदर की जो दहशतगर्दी है, वो लोग जो कि अब पिछले कोई 15-20 सालों से आके अफ़गान बस्तियों में और तमाम ऐसी बस्तियों में और जो कि हमारे शहरों के अंदर आके बस चुकी हैं, इस किस्म से आके सरायत कर चुके हैं, इस किस्म से हमारा हिस्सा बन चुके हैं कि वहाँ से कोई जुम्बिश के साथ अपने एक टेलीफोन कॉल के साथ, किसी पैगाम के साथ इनको एक्टिवेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी हों, खतरा ये है कि वो कुछ और लोग भी हो सकते हैं। अब ये अमेरिका कह लें या भारत कह लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि या अफगानिस्तान, फ़र्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान को रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी को ट्रेजेडी एक उठानी पड़ जाती है, कभी चर्च के अंदर, कभी स्कूलों के अंदर, कभी हमारी अदालतों के अंदर। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो दी थी जो चौधरी निसार साहब ने, उसको बहुत ज़्यादा फ्लैश आउट करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर जो मुज़मरात हैं उनको इतना डिटेल में बयान किया जाए और जिम्मेदारियों का तयन इस तरीके से किया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो सके। वो अंग्रेज़ी की दास्तान तो बहुत अच्छी है, एक अंग्रेजी का मजमून तो बहुत अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है उसको, उसके अंदर वो एलिमेंट्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए होते हैं बदकिस्मती से मौजूद नहीं है। ये अंदरूनी जंग पाकिस्तान की लंबी होगी, ये देर तक चलेगी, जिसमें हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फाटा के साथ मामला तय करने का मतलब ये नहीं होगा कि हमारे अंदर के मसाइल हल हो चुके हैं। अब हम क्या करें, इसका जवाब क्या दें? तहरीक तालिबान ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, इस पर खुश हो जाएं? 30 दिन जो टाइम है फायरबंदी का, तब तक बस बैठ के इंतजार किया जाए? क्या होना चाहिए? बदकिस्मती तो ये है कि एक ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान की रियासत को 1 महीने की मोहलत दी है। अब या तो ये वाज़ेह हो जाए कि उस मोहलत के अंदर वो पाकिस्तान की रियासत से क्या चाहते हैं। जब भी मुज़ाकरात किए जाएंगे उसामा, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर मुज़ाकरात किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम मान भी लें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी नीयत और अपना रवैया पाकिस्तान की रियासत के बारे में बदल चुके हैं और या बदलने के लिए तैयार हैं, तो फिर कम से कम तो जो अंदरूनी हमारी खतरात हैं, जो कि आज भी एहरारुल हिंद की शक्ल में या जुंदुल्लाह की शक्ल में या किसी और ग्रुप की शक्ल में अभी तक हमारे अंदर मौजूद हैं, उनके लिए जंग, अंदरूनी जंग आज से बल्कि कल से शुरू हो जानी चाहिए थी। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी देख के हमें सोने की जरूरत नहीं थी। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमें अपनी पुलिस को, हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सिविल आर्म फोर्सेस को, वो कहते हैं कि ये तैयार नहीं है, आज से तैयारी शुरू कर दें। अगर हम आज का दिन भी ज़ाया कर देंगे तो एक दिन और लेट हो जाएंगे। इसलिए इनको तैयार करके इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोएक्टिव ऑपरेशंस इंटरनली। दूसरा नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है उसामा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बोले कि हम आपकी बात मानते हैं कि आप हमसे जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उन तमाम अनासर का जो कि आपके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं हमें आइडेंटिफाई कर दें, ताकि हम उनको यहाँ से निकाल के वापस शुमाली या जनूबी वज़ीरिस्तान भेज दें और हमें पता हो कि अब जो पाकिस्तान में रह गया है, क्योंकि वो आपके लोग नहीं हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ उस किस्म का एक्शन लें, उस किस्म की कार्रवाई करें कि फिर ना उनको कोई शिकायत हो, ना ही हमें कोई शिकायत हो कि हमने वो काम नहीं किया। लेकिन करने की जरूरत है, बातों और तकरीरों से अब कुछ नहीं चलेगा और फौरी करने की जरूरत है। शहजाद चौधरी साहब, ये मामला क्या है कि जब मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशरफ्त, कोई अच्छी खबर हो तो साथ ही कोई ना कोई हमला होता है। हमने बेशुमार दफा ये देखा है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों है? क्या बाकी कोई तीसरी कुव्वत है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि पहले लाताल्लुकी का ऐलान तहरीक तालिबान करते थे, लेकिन उन्हीं का कोई ग्रुप, चाहे वो पेशावर ग्रुप के नाम से हो या कोई और हो, वो जिम्मेदारी बाद में कबूल कर लेता है। उसामा, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये नहीं कि लोग अफगानिस्तान से आएंगे या भारत से आएंगे या कहीं से, हमारे अंदर लोग मौजूद हैं, उनके कंट्रोलर यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ इशारा वहां से बाहर से किया जा सकता है। वो कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगी, कभी कोई प्रॉक्सी वॉर वाला करेगा, कभी कोई ईरान से करेगा, कभी सऊदी अरब से करेगा, कभी रॉ करेगी या कभी CIA करेगी। इसलिए हमें तो अपने अंदर ये जो ग्रुप्स हैं
ये जो लोग हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। क्या हमने अपने मुआशरे को इस चीज़ के लिए तैयार किया है? क्या हमने बताया है कि जंग बंदी तालिबान के साथ जो है ये उसका हल नहीं है, बल्कि हमें अपनी एक लंबी जंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर के हमें अपने उलमा को शामिल करना पड़ेगा, अपने मुफक्करीन को शामिल करना पड़ेगा, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को शामिल करना पड़ेगा, और सबसे बढ़ के मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि जब मेरे घर के साथ वाले में कोई किराएदार आता है तो मैं किसी को बताऊं, कुछ अजीब सी चीज़ देखता हूं तो कहीं बताऊं, कहीं किसी को कुछ रखते देखता हूं तो बताऊं। ये जब तक ये मीडिया, जब तक ये गवर्नमेंट, जब तक ये तमाम के तमाम लोग मिलके वो एनवायरनमेंट, वो सोचने का अंदाज, वो तरीका क्रिएट नहीं करेंगे कि हम सिक्योरिटी अपनी के लिए हम सबको मिलकर शाना बशाना चलना होगा, उस वक्त तक हमारे अंदर के जो गंद है ये साफ नहीं हो पाएगा। हम बाहर की तरफ तो देखते रहेंगे लेकिन अंदर के मामला को हम हल नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार। वो कहते हैं कुछ ना कुछ हमें करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। प्लान अगर बना भी लिया गया है तो उसके साथ साथ हमें अमल दरामद भी करना होगा। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हमले के बावजूद इमरान खान और समीउल हक जंग बंदी पर खुश भी हैं और मुतमईन भी। ये लीडर तालिबान से मुस्तफीद हैं या किसी मुगालते का शिकार? इस्लामाबाद में होने वाले हमले के बाद कालअदम तहरीक तालिबान ने इंतहाई तवाना अंदाज में इस वाक़े से ला ताल्लुकी का इजहार किया है। ताहम एहरारुल हिंद नामी तंजीम इसकी जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पर हमले जारी रखने वाली तंजीम या तंजीमों के साथ किस तरह निपटा जाए। अगर उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाती है तो हम शिमाली वज़ीरिस्तान में ही बम वहीं पर गिराए जाएंगे। इसके बाद क्या गारंटी है कि तालिबान या दीगर शिद्दत पसंदों के हमदर्द फिर दुहाई देते हुए बाहर नहीं निकलेंगे कि ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए? इस बात को और सादा करते हैं। मौलाना समीउल हक और उनके हम नशीं तालिबान के खिलाफ हर किस्म की ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं और आज जोशो खरोश में तालिबान की तरफ से इस्लामाबाद वाक़े की जिम्मेदारी कबूल न करने पर फूले नहीं समा रहे थे। उनका मुतालबा था कि इत्मीनान साजी के लिए शोरी ज़दा इलाकों से फौज का अमल दखल बंद किया जाए, यानी वो इलाके प्लेट में रखकर तालिबान को दे दिए जाएं, जहां से न सिर्फ तालिबान बल्कि और भी शिद्दत पसंद ग्रुप पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। तालिबान की दूसरी बड़ी हमदर्द जमात इस्लामी का तर्ज अमल देखने के लिए इस्लामाबाद में इनका अगर आप तर्ज अमल देखें तो एक अजीब बात सामने आई है। इस्लामाबाद में शिद्दत पसंदों की कार्रवाई नजर नहीं आई। इन्हें कुछ नजर आया तो भारत के साथ कबड्डी खेलती पाकिस्तानी लड़कियां और उनका लिबास। जमात इस्लामी के नजदीक पाकिस्तानियों के खून की हुर्मत नहीं, अलबत्ता कबड्डी की खवातीन खिलाड़ियों के लिबास पर एतराज है कि वो मुकद्दस नहीं था। इसके खिलाफ तहरीक इल्तिवा पार्लियामेंट में जमा करवाई गई है। बहस ये नहीं कि खवातीन खिलाड़ियों का लिबास इस्लामी और काबिल तकदीस था या नहीं, बहस तरजीह की है, सोच की है। और सवाल है कि क्या ये लोग जो पाकिस्तान में जीते बसते हैं मगर अपनी सोच में शिद्दत पसंदों के साथ खड़े हैं, वो तालिबान तो दरकिनार, क्या किसी और शिद्दत पसंद के खिलाफ भी कार्रवाई करने देंगे या यूं कह लें कि वो कौम को एक नुक्ते पर मुत्तफिक होने देंगे या नहीं? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी पर और कॉलम निगार जनाब हारून रशीद। हारून रशीद साहब, ये एक तरफ हम जमातें देख रहे हैं जो बड़ी क्लियर हैं, जिनका स्टांस बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, लेकिन बाकी जमातें, अक्सर जमातें में कंफ्यूज नजर आ रही हैं। क्यों? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, वो तालिबान के साथ हैं। वो अपने तासुब की वजह से पाकिस्तानी अवाम से नाराज हैं, फौज से नाराज हैं, कौम ही से नाराज हैं, पाकिस्तानी कौम से ही। और जब हम नहीं कह रहे कि तालिबान ने हमला किया, हम कह रहे हैं कि मुमकिन है तालिबान ने हमला किया हो, क्योंकि ये जो अंसारुल हिंद नामी तंजीम, जो भी इसका नाम आपने बताया, उसका तो कोई वजूद नहीं है। वो तो कायम की गई है आज। वो इंडिया ने कराया है, क्योंकि तालिबान इंडिया के लिए भी काम करते हैं, अमेरिका के लिए भी करते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, या अपने पागलपन के लिए कर सकते हैं, या पैसों के लिए कर सकते हैं। हर तरह के लोग हैं उसमें। तो हम तो नहीं कह इमरान खान इस पर क्या कह रहे हैं, कौन लोग इसमें हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ तो इमरान खान को, समीउल हक को या किसी और को ये कहने की क्या जरूरत है कि अमेरिका ने कराया? ये तो तहकीक से पता चलेगा कि किसने कराया है। तो पहले ही से ये कहना कि ये उसामा ने कराया या हारून रशीद ने कराया, तो इसका क्या मतलब? इमरान खान साहब इन हमलों के बारे में जो कह रहे हैं, कौन इसके पीछे हो सकता है, मैं चाहता हूं आप वो देख लें। देखिए इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं। यहाँ ऐसे अनासर बैठे हुए हैं जो मुल्क में कभी अमन नहीं देखना चाहते। हमारे दुश्मन हैं ये हमारे दुश्मन इनके पीछे हैं।
हारून रशीद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, चलिए ये कहते हैं कि अलग कर लें, जो मुज़ाकरात चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनके खिलाफ इमरान साहब भी खड़े होंगे, लड़ेंगे, लेकिन कल को ईरान हिंद है, अगर वो भी शुमाली वज़ीरिस्तान में है, वहां पर हमला होता है तो फिर हिमायत ना हो। पता चला कि ये किसने किया है? हमारे ख्याल में अंदाजा ये है कि अगलब इम्कान तालिबान ने किया, हो सकता है अमेरिका ने किया हो, इंडिया ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो उनको कैसे इल्हाम हुआ कि ये फलां ने किया है? किसी को पता नहीं है ये किसने किया। तहकीक करने दी, अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसको इतनी अहमियत न दें। मेजॉरिटी जो है वो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के हक में है, और थोड़ी बहुत मोहलत अगर दे दी जाए तो दे दी जाए। कायद-ए-आज़म की भी 100% लोगों ने सपोर्ट नहीं की थी, 76.5% लोगों ने की थी। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 100% लोगों ने तो तस्दीक नहीं की थी। तो फिर ये जो इत्तेफाक राय की बात की जाती है कि फौज के पीछे कौम खड़ी हो तभी कुछ कर सकेंगे, इतनी जमातें अगर खिलाफ होंगी, मुस्लिम नून का भी कोई वाज़ेह स्टैंड हमें नजर नहीं आएगा। पता नहीं चाहिए। ये बताइए कि 26 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, इतने 6 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं फौज के अलावा, फिर भी हम इन हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहे? कुछ समझ क्यों नहीं आ रही कौन कहां से क्या कर रहा है? का काम नहीं ना, मैं समझा के थक गया हूँ। ये पुलिस का काम है। और दूसरी है कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ी तादाद है, क्या मकाना स्टेटमेंट है, अमेरिका के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गंदम के खेत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा गंदम हम पैदा करते हैं। भाई ये छोटी छोटी एजेंसियां हैं जो फाल नहीं है, जो बहुत महदूद वसाइल हैं। मसलन स्पेशल ब्रांच जो है पंजाब हुकूमत की शहबाज शरीफ के मफादात की निगरानी करती है, हमजा के कहने पर काम करती है। आपको पता है वहां तो एक ऐसा अफसर लगा दिया था जिसने कहा था कि सलमान तासीर ने और वजीर कानून ने, अवान साहब ने, क्या उनका नाम था, उन्होंने चीफ जस्टिस को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, उस पर काम होता रहा। ये एजेंसियां मुतहर्रिक नहीं है, पहली बात यह है। आई भी अभी तक अखबार नवीसों के और सियासतदानों के टेलीफोन टेप करने पर लगी रहती है। ये नहीं है, एजेंसियां मुतहर्रिक नहीं है और इनको सिंक्रोनाइज भी नहीं होती है इनकी इंफॉर्मेशन। ये बताएं, अभी तो चले जंग बंदी है दोनों तरफ से, लेकिन ये आज स्टेटमेंट भी आई शाहिदुल्लाह शाहिद की, समीउल हक साहब ने भी कहा कि जो तालिबान के गिरफ्तार लोग हैं उनकी फहरिस्त भी आ गई है, फौज जो है उसकी अमलदारी से आजाद करवाया जाए शोरज़दा इलाकों को, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये मुतालबा माने जा सकते हैं? उसामा साहब, मैं आपसे बार पूछ रहा हूँ, किसने कहा? समीउल हक ने, ये उनकी कमेटी के अहम तरीन रुकन है, वो मुतालबा आगे लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, किसने कहा? जी समीउल हक साहब ने ये मुतालबा सामने लेकर आए हैं। किसने कहा? तालिबान ने जाहिर है उनसे उनको फहरिस्त दी ना, और वो कह रहे हैं कि ये किसने कहा है? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। ये तालिबान ने, वो कह रहे हैं कि तालिबान ने समीउल हक साहब को दी है फहरिस्त, और वो ये कह रहे हैं चंद दिनों में इस पर बात करेंगे। ये आवाज ठीक नहीं है, कौन साहब है जिन्होंने ये कहा है? मौलाना समीउल हक, जो तालिबान कमेटी के अहम तरीन रुकन है, मौलाना समीउल हक साहब। वो देख चुके हैं, ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। बहुत सी फहरिस्तें वो दे देंगे, दरअसल कोई फहरिस्त नहीं है, कोई खातून और बच्चे गिरफ्तार है ही नहीं। अगर कोई खातून और बच्चे गिरफ्तार होते वो बहुत पहले से शोर मचाए। देखिए सफेद झूठ है। मौलाना समीउल हक, इब्राहिम खान और रुस्तम अहमद जो कुछ तालिबान के हवाले से कहें, वो तालिबान का मौक़िफ़ बयान करते हैं, वो जरूरी नहीं है सही हो, ये गलत बात है। नहीं है औरतें और बच्चे गिरफ्तार। पाकिस्तानी फौज औरतें और बच्चे गिरफ्तार करके क्या करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद, सीनियर तज्ज़ियाकार की हमारे साथ। उनका कहना है कि जो तालिबान के हक में सियासी जमातें बोल रही हैं या बात कर रही हैं, ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रही हैं, कंफ्यूज नहीं है, बल्कि तालिबान की हिमायत कर रही हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। स्वात ऑपरेशन करने वाले वजीर आजम को हुकूमत जाने के बाद बेटे के अगवा का सदमा झेलना पड़ा। क्या नवाज शरीफ इस अंजाम से खौफजदा हैं? कुछ वाकिफान हाल कहते हैं कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए मामलात आगे बढ़ाने के कायल हैं। 29 जनवरी से कबल भी विफाकी काबीना की अक्सरियत ने तालिबान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के हक में वोट दिया, मगर चौधरी निसार ने आखिरी वक्त में वजीर आजम को मुज़ाकरात के लिए आखिरी मौका देने पर राजी कर लिया। सो तवक्को के खिलाफ वजीर आजम ने असम्बली में ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया। मंजर आपके सामने है। मुज़ाकरात को आखिरी मौका देने के बयान को शिद्दत पसंदों ने गीदड़ भपकी से ज्यादा अहमियत न दी। नवाज शरीफ मुज़ाकरात करते रहे और तालिबान धमाके करते रहे।
कहने वाले कहते हैं कि फौजियों की शहादतों के बाद फौज ने अपना आप सिविल हुकूमत से मनवाया और शिद्दत पसंदों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस दौरान खुफिया अंदाज में राब्ते बहाल रखे गए। तालिबान ने हुकूमती शर्त पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया। मारूफ सहाफी अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार खुफिया सिफारतकारी के जरिए तालिबान को जंगबंदी पर कायल करने में कामयाब हुए। इसका दूसरा मतलब यह है कि वजीर आजम और उनके दस्तेराज तालिबान से लड़ाई नहीं चाहते, मगर यह तय है कि शिद्दत पसंदी के इस फितने की सरकोबी के बगैर बात नहीं बनेगी। इस फाशगाफ हकीकत के बाद सवाल ये जन्म लेता है कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार तालिबान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेजा क्यों हैं? क्या उन्हें कामयाबी का यकीन नहीं है कि तालिबान से जीता भी जा सकता है, या फिर उन्हें बाद अज़ हुकूमत का खौफ है कि तालिबान उनसे इंतकाम लेंगे, जिस तरह स्वात ऑपरेशन के बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अगवा करके उनसे इंतकाम लिया गया है। इस पर बात करेंगे मुल्क के मारूफ इन्वेस्टिगेटिव साहब जनाब रऊफ लासरा से। रऊफ लासरा साहब, आखिर ये पीछे कहानी क्या है? जो हुकूमत है वो इतनी कोशिशों और तगदों में क्यों है कि हर सूरत बस मुज़ाकरात कर लिए जाए? उसामा, आपने मेरा ख्याल इस अहम सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है जो भी आपने इंट्रो पढ़ा है कि ये खौफज़दा लीडर्स हैं, और आपने बिल्कुल सही ये मेरा ख्याल उस बात को आइडेंटिफाई किया है कि इस काबिल नहीं है ये लीडरशिप कम अज़ कम ये लड़ने के काबिल नहीं है। मैंने 2-4 रोज़ पहले भी ये कॉलम लिखा था, बड़े इंतहाई मेरे काबिल एतमाद ज़राए ने मुझे बताया था कि जब इनकी पंजाब हाउस में खुफिया इजलास किया गया था, उसकी बेसिस उसके पीछे खौफ था, और इन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी और कहा गया था बार बार उनसे जो तालिबान की कमेटी के थे कि आप जो भी शराइत तालिबान रखने को तैयार हैं, हम मानते हैं, आप हमारी किसी तरह इनसे सीज़ फायर करा दें। यही वजह थी कि उस कमेटी की मीटिंग को खुफिया रखा गया था। हालांकि ज़रूरत नहीं थी कि ये कमेटी पहले भी मिलती रही थी, तो आपको क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी कि आपने पंजाब हाउस में जो इजलास बुलाया उसको खुफिया रखा गया? एक बात। और दूसरी बात ये यहाँ पे आपको याद हो कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट थी जो मैंने ब्रेक की थी कि इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की थी, जिसमें बाकायदा कहा गया था कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद जो घेरे में आ चुका है, यहाँ पे अलकायदा, लश्कर जंगवी और ये टीटीपी जो हैं वो आप शहर को मुहासरे में ले चुके हैं। जब ये मैंने ब्रेक किया, अपने प्रोग्राम में भी किया जो मेरा ये मैं दुनिया टीवी पे सुबह करता हूँ, उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट भी फाइल की, तो बाकायदा ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इसकी डिनाइल की और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद तो बड़ा सिक्योर शहर है, ये 11 रोज़ पहले की बात है। ये जो मजाक किया जा रहा है इस मुल्क के साथ, और जिस तरह की लीडरशिप आई है, ये इसके हालात में क्या इस पे तबसरा करूं, क्या बात कहूं कि वो सारी चीजें सामने एक तो दरूनी हाथ ये बताएं कि आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी उसमें थे, चौधरी निसार भी उस मुलाकात में थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, कोई रस्मी एक जो एलामिया होता है वो भी नहीं आया। क्या वजह है इसकी? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? ये उसामा, आपने बड़ी इसकी बात की कि यहाँ पे ISI के DG भी थे। इसमें हमें बताया जाता है इस्लामाबाद सबसे सेंसिटिव शहर है, दारुल खिलाफा किसी भी दुनिया के मुल्क को बड़ा सेंसिटिव होता है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज मौजूद हैं, छोड़ दे बाकी 26 का हमें बताया जाता है। यहाँ पे ISI है, यहाँ पे MI है, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हम बाकी तो बात नहीं कर रहे जिसका हमें 26 का बताया जाता है। ये 3 एजेंसियां भी इस काबिल नहीं रही जिनको अरबों रुपए का बजट मिलता है, जिनका ऑडिट भी नहीं होता, जिनसे पूछगछ भी नहीं हो सकती कि हजूर आप पैसे लेके गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट मिशन पे आप ये खर्च कर रहे हैं, और हाँ उनको भी नहीं पता। छोटा सा शहर है इस्लामाबाद, इसको मैनेज करना और इसको बैठ के कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी में भी ये कैपेसिटी नहीं रहेगी। इस्लामाबाद की पुलिस तो आप लोग मजाक से इसको बाजी पुलिस कहते हैं, जिस तरह इसका एक्सपोज हुआ है वो आपके सामने है। आज उनकी तकरीर उठा कर सुन लें, और जो सबसे अहम पैरा मुझे लगा है उनका चौधरी निसार अली खान साहब की तरफ से कि लोगों ने ऐसी लीडरशिप वहाँ पर भेजी है वोट दे के कि चौधरी साहब कहते हैं जब पीपल्स पार्टी ने तनकीद की कोशिश की कि आज इस्लामाबाद में क्या हुआ है और या तहरीक इंसाफ ने की, तो उल्टा उन्होंने ताना दे मारा कि आप किस मुंह से मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, कराची के हालात कौन से अच्छे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को कहा कि आप मेरे ऊपर कैसे तनकीद कर सकते हैं, आपके यहाँ तो जेल तोड़ी गई थी। पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो कि इन्होंने ऐसी लीडरशिप यहाँ पे भेजी है जो एक दूसरे को ताने देने के काबिल भी नहीं रहेगी। लीव अलोन की अपोजिशन करें, ये कोई टफ टाइम दें, हुकूमत के हाँ लैप्सेज हैं, उनके सिक्योरिटी के उनके यहाँ पे बहुत सारे लैप्सेज हो रहे हैं, इंसानी जानें मारी जा रही हैं। यहाँ पे 40 मिनट तक उन्होंने कार्रवाई की है, और ये ऑफिस जो है ये जहाँ पे ये वाक़या हुआ है ये वज़ीर आज़म हाउस से और वहाँ पे उनके वज़ीर दाखिला के दफ्तर से 5 मिनट की ड्राइव पे वाक़या है। आपको पता है इमरान साहब यहीं पे जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो यहीं पे रह के गए, उनको सारी चीज़ों का पता है। ये अगर यहाँ पे 40 मिनट तक भी ये एक्शन है, ये रिस्पांस है, और हमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई गई थी, हमने रामलीला सुनी कि हमारी एक्शन फोर्स आ रही है, रैपिड रिस्पांस होगा, और इन्होंने एक पॉलिसी बने जो चरबा बने, इन्होंने गूगल करके बनाई गई है। तो पाकिस्तान के लोगों को जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जनाब आपने ऐसे लीडर्स भेजे हैं, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो, कि ये लोग एक दूसरे को अब ताने भी नहीं ये दे सकते
सकते, लीव अलोन ये एक दूसरे का पोजीशन करें। अब तो जंग बंदी है, अब तो दोनों जानिब से जंग बंदी है, कम से कम 30 दिन तक हम ये सुन रहे हैं। अब होगा क्या अब हमने पहले देखा था कि एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, फौज पर हमले हुए, फौज ने जवाबी कार्रवाई की, अब वो भी रोक दी गई हैं कल के ऐलान के बाद। तो क्या एक पेज पर हैं हमारी मिलिट्री और हमारी सिविल हुकूमत, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई इसकी। जो अब तक कुछ बातें सामने आई हैं वो यही था कि फौज इस पे, ये सीज फायर पे या ये उस पे तैयार नहीं थी, और यही वजह अगर आप देख लें कल जब अपोलो टीम्स पे हमले किया गया तो 11 लोग वहाँ पे KPK में मारे गए, तो फौज के हेलीकॉप्टर जो ये थे, गनशिप थे, उन्होंने जाके वहाँ पे बम्बिंग की है, जिससे बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल रहा था कि फौज जो है अभी सेम पेज पे नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि एक नई फौजी क़यादत आई है, 6 साल बाद एक नई कमांड आई है, वो अपने आप को पॉलिटिकल एक डिसिप्लिन में महसूस करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए डिस्पाइट ऑल इल्स। उन्हें साफ ज़रा पॉलिटिकल हुकूमत जो है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उनके रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने इनके साथ बैठ के प्लान A, B, C सब कुछ उनके साथ तय किया हुआ है। और आज मैं समझता हूँ जो मीटिंग हुई है, मेरी असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यकीनन जो वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दबाव में होगी। आज मिलिट्री या इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ बैठे थे, आज वो दबाव में नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अगर आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं फिर इसको बैठ के करें। आप हमें सुनाते थे रिएक्शन आएगा, इस पे ब्लड शेड होगा, वो तो फिर भी हो रहा है। अगर आप रिएक्शन की बात करते हैं, ब्लड शेड की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में हो रहा है। और आपकी एजेंसीज, आपकी फोर्सेज, आपके इंटेलिजेंस के नेटवर्क को आज जिन्होंने हमें बताया जाता था कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को उन्होंने आकर चने चबवा दिए थे, वो तो अब हमारे घरों में बैठ के हम खुद अब ये चने चाप ये खा रहे हैं। सो आज वाली मीटिंग में जो मेरी असेसमेंट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप यकीनन मिलिट्री के आगे दबाव का शिकार हुई होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी जनाब रऊफ क्लासरा, आपने हमें वक्त दिया। उनका कहना है कि ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है नहीं लगता कि ऑपरेशन की हिमायत में जाएगी। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची में एक दिन पानी एक दिन नागा सिस्टम शुरू, बदअमनी के मारे पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे, कराची करबला बनने जा रहा है। दहशतगर्दी ने ऐसे जख्म लगाए हैं कि तन के साथ साथ पाकिस्तानियों का मन भी जख्मों से चूर चूर हो चुका है। हर दिन एक नया अजाब, एक नया बहरान, एक नई वहशत का सामना, हर दिन नया हशर बरपा। खुशियों का काल पड़ा हो तो आफतों के इस दौर में खुशी की छोटी सी खबर से दिल फूल की तरह खिल जाते हैं। सारे गम भूलकर चेहरे मुस्कुराहटों से सज जाते हैं। एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत तो फिर किसी मार्के से ही कम नहीं। शाहिद आफरीदी की धुआंधार बैटिंग ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, पूरे मुल्क में बूम बूम की धूम मच गई। शाहिद आफरीदी के छक्के ने मियां दाद के तारीखी छक्के की याद ताजा करके बिग 3 के बड़े चौधरी के छक्के छुड़ा दिए। विनिंग शॉट लगने की देर थी कि शहरी दीवानावार सड़कों पर निकल आए। जश्न का आगाज हुआ, दीवानगी कैसी थी, खुशी का क्या समा था, जरा देखिए। Big shot, it's got to be the leg through and goes up in the air. Is it connected? It's gone. It's six. Shahid Afridi. Bang bang, some other body, boom boom boom. Well, I want to thank Mighty Allah. Obviously, without His help, nothing is possible. Bang bang bang, bang bang, some other body, boom boom boom. Big shot, it's got to be the leg through and goes up in the air. Is it connected? It's gone. It's six. Shahid Afridi. Bang bang, some other body. इस जीत को 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर पाकिस्तानी जीत के इस खुमार से निकलने को तैयार नहीं। कहा यह जा रहा है कि भारत को हराकर पाकिस्तान ने एशिया कप जीत लिया है। फाइनल में भले जो मर्जी नतीजा निकले, पाकिस्तान के लिए भारत को हराना टूर्नामेंट जीतने से कम हरगिज नहीं। पाकिस्तान की जीत अहम कामयाबी है जिसने इस तासुर की नफी कर दी है कि बड़े टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ जीतना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जीत का अपना मोमेंटम जारी रख पाएगा, कौम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब, वो जो हम तारीख के हवालों से सुनते आए कि किसी बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा सकता, इस मैच के बाद आपको लगता है काया पलट चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, एक जो शेल होता है उसको जब टूट जाता है तो वो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने देखा होगा कि शारजा में जब हम लोग खिला करते थे तो हम 10-15 साल इंडिया को कभी जीतने नहीं दिया, कभी भी शारजा में या बड़े टूर्नामेंट में कभी जीतने नहीं दिया। एक टाइम आया कि
इंडिया ने हमें क्वार्टर फाइनल में हराया था 96 में, तो 96 में जब वो हमसे जीते उसके बाद वो बड़े टूर्नामेंट में हमें पाकिस्तान को काफी उन्होंने फिर हराया। आज ये कल के मैच में जो कल का मैच जिसने अफरीदी ने माशाल्लाह से परफॉर्मेंस की है, उसके बाद क्या होता है कि एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस की वजह से पूरे कॉन्फिडेंस जो होता है वो टीम में शिफ्ट होता है। तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल में अगर आप 300 भी कर ले तो आप पाकिस्तान को ये यकीन हो गया है कि हम 300 के ऊपर 300 चेस कर सकते हैं। ऑल दो हम इतना अच्छा नहीं खेले, क्रिकेट वाइज हम इतना अच्छा नहीं खेले, हमारे पास हमने गलतियां बहुत की हैं। हालांकि ये मैच जो था कल वाला, ये हमें 40 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए था अगर हम सेंसिबल खेलते, मगर इसके बावजूद एक प्लेयर की अफरीदी की इनिंग्स की वजह से आई थिंक क्या हुआ कि पूरे प्लेयर्स में ये कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और इंशाल्लाह ताला ये जो ब्रेक है ये टूट गई है। अब अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको हर बड़े मैचों में पाकिस्तान इंडिया को हराया करेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच बड़ा मुश्किल हो गया था, आपने खुद ही कहा कि मैच आसानी से हम जीत सकते थे, तो हर मैच को हम मुश्किल क्यों बना लेते हैं? जान अटकी रहती है पूरी कौम। हमारे प्लान्स कोई क्लियर नहीं होते, हमारा विजन क्लियर नहीं होता। हम अक्सर ये बात करते हैं एज एक्सपर्ट और क्रिकेट खेले हुए अल्लाह के फजल से, हम ये कहते हैं कि जी जब आपको सिंगल करनी आ जाती है ना तो फिर आपके लिए चौका छक्का लगाना आसान हो जाता है। जब आप चौके छक्के के सोच रहे होते हैं तो फिर आपसे सिंगल नहीं होती। होता क्या है, टेक्निकल ये बात बता रहा हूं कि होता क्या है कि फिर जब आपके ऊपर डॉट बॉल का प्रेशर पड़ता है और आपकी बॉलें जाया करना शुरू कर देते हैं, सिंगल आपको मिलती नहीं, 1-2 ओवर के बाद आपको पता चलता है कि जी रन्स जो हैं वो चढ़ते जा रहे हैं ऊपर और बॉलें कम होती जा रही हैं, ये जो प्रेशर होता है इस प्रेशर के ऊपर फिर हमारे बैट्समैन शॉटें मारते हैं और वो शॉटें मारते हैं गलत बॉलर्स पे। एक तो शॉटें मारनी होती है, एक गलत बॉलर पे मारनी होती है। आप उनके स्ट्राइकर पे शॉट मार देते हो, वो स्ट्राइकर जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है ऑपोजिशन का, तो उसमें क्या होता है हमारी 1-2 विकेटें गिरती हैं। जैसे ही विकेटें गिरती हैं, चाहे वो 2020 हो, 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट हो, विकेटें गिरने से टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और प्रेशर पड़ते ही क्या होता है कि फिर आप एकदम पैनिक कर जाते हो। इसलिए ये पाकिस्तान के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। हमें ये चाहिए कि सिंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें। आखिरी 10-15 ओवरों में आपके पास विकेटें हाथ में होगी, पावर प्ले आपके पास होगा, 5 ओवर जो हैं विकेटें हाथ में होंगी, तो लास्ट 15 ओवर में आप 100-110-15 रन भी कर सकते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस जीत को, लेकिन अब भी खुशी मनाई जा रही है। ऐसे लग रहा है किसी बड़े टूर्नामेंट में भारत को हरा लिया तो जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। ऐसा क्यों होता है? एक राइवरी है, एक हम जो नेबर्स की राइवरी होती है हमेशा से। जैसे मैं इंग्लैंड की टीम की कोचिंग कर रहा हूं अभी, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, जब टेस्ट मैचेस खेलने गया हम ऑस्ट्रेलिया में, तो 3 बजे सुबह 3 बजे, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ये रिकॉर्डिंग थी उधर की, क्या जब मीडिया ने रिकॉर्ड किया था, और 3 बजे लोग क्यू लगा के ग्राउंड में जो अच्छी सीटें हैं वो लेने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया का भी ऐसा ही है, दोनों मुल्क आपस में मिल जाते हैं जब क्रिकेट की बात आती है, वरना नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि कोई भी दूसरा इशू होता है, पॉलिटिकल हो या दूसरा कोई एंटरटेनमेंट का हो, उसमें इतना कोई इकट्ठा नहीं होते। क्रिकेट एक वाहिद गेम ऐसी है जिसके ऊपर दोनों मुल्कों की कंसंट्रेशन, अवाम, पॉलिटिशियंस, हर मीडिया, हर इकट्ठा हो जाता है। और ये ऐसा मैच होता है जिसकी बिना पर ये वो क्या कहते हैं, अनदर वर्ड्स आप कह लें, जंग कह लें इसको, मगर वो ये वो वाली जंग है जिसमें हार जीत में होता है, अफसोस होता है, मगर ये है कि ये क्रिकेट जो है ये दोनों मुल्कों को एक इकट्ठा कर देती है, एक बॉर्डर पे ले आती है। और फिर यहाँ पे आपको पता है 2 पहलवान लड़ते हैं, हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसका पहलवान जीते। अल्लाह के फजल करम से कल हमारे पहलवान जीत गए, हमें खुशी मनानी चाहिए इस बात। आखिरी सवाल, अभी तक श्रीलंका फेवरेट नजर आ रहा है, पाकिस्तान जीतेगा एशिया कप? अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीते। इसलिए इसकी ये बिग 3 की द रीजन हम सेइंग कि बिग 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम ऐसी टीम नहीं है कि आप उसको फारिग कर दें तो उसको पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट चल जाएगी पाकिस्तान के बगैर। पाकिस्तान एक फेवरेट टीम है, आप पाकिस्तान अच्छा भी ना करे तो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के से पहले इंपॉर्टेंट मैच जो बांग्लादेश का है, मेरे नजर में पाकिस्तान की जो वो परफॉर्मेंस होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी फाइनल के ऊपर। पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए, बांग्लादेश को भी। बांग्लादेश खतरनाक टीम है, होम एडवांटेज होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो उनका जो मेन प्लेयर है शकीबुल हसन और तमीम इकबाल में भी वो वापस आ जाएं दोनों। अगर ये दोनों आ जाते हैं, उनके स्पिनर मुश्किल है और हमारे बैट्समैन स्पिनर्स पे सिंगल इतनी अच्छी नहीं करते, तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पहले फाइनल से पहले बांग्लादेश की टीम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम 1 स्टेप एट ए टाइम लेना चाहिए। हमें नहीं
फौरन से पहले फाइनल की तैयारी करनी चाहिए। फाइनल से पहले जो बांग्लादेश का मैच है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसको कन्विंसली जीतें। जब वो कन्विंस करके जीतेंगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, फिर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है अगर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान फाइनल भी आराम से जीतेगा इंशाल्लाह ताला। मुश्ताक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिग थ्री को भी पता चले पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट नामुकम्मल है। इस जीत की खुशी पूरे मुल्क में है, लेकिन कराची करबला बनने जा रहा है। खबर यह है कि हमको तरसते कराची के शहरी अब पानी को तरसेंगे। कराची के शहरियों को एक दिन पानी मिलेगा और एक दिन पानी का नागा हुआ करेगा, यानी एक हफ्ते में 3 दिन पानी मिला करेगा। वाटर बोर्ड ने पानी का नागा सिस्टम नाफिज कर दिया है। इस नागा सिस्टम का इतलाक आज शाम से कल शाम 6 बजे तक होगा। वाटर बोर्ड के मुताबिक ये नागा सिस्टम कराची को पानी फराहम करने वाले हब डैम के सूखने की वजह से नाफिज करना पड़ा है। हब डैम खुशसाली की वजह से सूख चुका है और पानी की सतह डेड लेवल से भी नीचे आ गई है। नागा सिस्टम की वजह से कराची में PIB कॉलोनी, मार्टिन क्वार्टर्स, उस्मानिया, महाजिर कॉलोनी, जमशेद रोड, फातिमा जना कॉलोनी, गार्डन ईस्ट और वेस्ट, लियारी, मिर्जा आदम खान रोड और तमाम मुल्हिका इलाकों के मकीन कल शाम तक पानी को तरसेंगे। एक दिन पानी आएगा मतलब कराची के शहरी खूब जानते हैं इसका मतलब। लोड शेडिंग की वजह से पंपिंग स्टेशन से पानी उन तक कैसे पहुंचेगा, ये सोच ही लोगों को परेशान की जा रही है। एक वबा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की शक्ल में कराची के शहरियों के दर पे थी और अब तो ये बेचारे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और वाटर टैंकर माफिया के शिकंजे में जकड़े जाएंगे। ये माफिया कराची के शहरियों के पानी पर दिन दिहाड़े डाका डालता है और फिर दिला दलेरी से ये पानी उन्हीं को फरोख्त कर देता है और इसे लगाम डालने वाला कोई है ही नहीं। अवैस मुजफ्फर टप्पी जैसे बाइख्तियार और असर रसूख वाले वजीर इससे टक्कर लेकर अपनी वजारत गंवा चुके हैं। सवाल यह है फिर कराची के शहरियों के इस दर्द का दरमा कौन करेगा? इसी पर बात होगी। हमारे साथ है समा के नुमाइंदे अनवर। इक़्तिदार, ये अजीब मामला है, ये क्या ड्रामा है कि लोगों को तो पानी मैसर नहीं लेकिन माफियाज हाइड्रेंट्स जो हैं उनको पानी मिलेगा बेचने के लिए? उसामा, देखें कराची में जो वाटर हाइड्रेंट का जो कारोबार है, अगर हम उसको कहें कि वो वाइट गोल्ड कारोबार है तो ऐसा कहना हम लोग गलत नहीं होगा। पानी आप दरियाए सिंध से लेकर आइए, उसको कहें कि कराची में 7 करोड़ गैलन पानी आ रहा है। रास्ते में वाटर बोर्ड की जो इंतज़ामिया है, जो महकमा बल्दियात है, उसकी मिली भगत से मेन लाइनों से इनको कनेक्शन दिए हुए हैं। शहरियों को ये बताया जा रहा है कि जनाब पानी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया है उसके पास ना कोई मनसूबा बंदी है ना ही कोई तकनीकी सलाहियत। जब भी हम उनसे ये बात करते हैं कि हब डैम सूख रहा है, हब डैम का क्या होगा, कराची का एक बड़ा हिस्सा, कराची में मजमूई तौर पर 17 करोड़ गैलन पानी आता है उसामा। 10 करोड़ गैलन हब डैम से आ रहा था। आज शाम 6 बजे से कराची में जो पानी का नागा शुरू हो गया है। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, बल्दिया साइड, कराची का सेंटर जिसमें लियाकताबाद, नाजमाबाद, PIB और बहुत सारे इलाके शामिल हैं जहां पानी अब नहीं आ रहा। लेकिन सितम यह है कि वो पानी जो दरियाए सिंध से आ रहा है वो पानी वाटर हाइड्रेंट माफिया, वाटर बोर्ड हुक्काम और महकमा बल्दियात की मिली भगत से चोरी करेगी और फिर कराची के शहरियों को बेचेगी। अब कराची के शहरी जो हैं वो 40 से 50 हज़ार रुपए देकर कुआं खुदवाने पर मजबूर हो गए और पानी की चोरी इस कदर है। कराची में हाई राइज बिल्डिंग इस कदर ज़्यादा बन रही हैं, कोई नक्शा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि जो बोरिंग होती है वो भी 150 फीट तक कराची में पहुंच गई है। यानी कि ये भी पता नहीं है कि अगर आप कुआं खुदवाएंगे तो भी आपको उसमें से पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मनसूबाबंदी कहने वालों का जो जवाब है उनसे जब हम रब्ता करते हैं कि जनाब हब डैम सूख गया, 99 में भी ये सूखा था, आपने इंतजाम किए थे, अब क्या होगा, तो वो कहते हैं जनाब अल्लाह तवक्कल। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तालिबान से जंग बंदी होगी, क्या होगा, अल्लाह तवक्कल, पानी नहीं आ रहा, अल्लाह तवक्कल, ऐसे ही है। हर तरफ से जवाब ही आते हैं। फिर उस वक्त कम है, 40-50 हज़ार तो अमीर आदमी खर्चेगा, लेकिन फिर गरीब क्या करेगा, ये भी एक मुअम्मा है। मैं माज़रत चाहता, टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपने बड़े अच्छे अंदाज से मसले के बारे में बताया है। बहुत शुक्रिया आपका। इक़्तिदार अनवर समा के नुमाइंदे हमारे साथ थे। देखते हैं कि जवाब कौन देता है इस बात का। ये सारा जो धंधा चल रहा है, ये माफिया है, इससे लोगों को पानी छीन कर, इससे छीनना चाहिए और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको गम से, औलाद के गम से और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह।